हेलो स्टूडेंट्स, हमारा मुख्य टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं और स्थल। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं और उनके स्थल, ये हमारा आज का मुख्य टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान में बहुत सी पुरातन सभ्यताएं और उनके स्थल खुदाई में हमें खुदाई में मिले हैं। तो इनमें सबसे पहले सभ्यता हम लेके चलते हैं गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ मिली है हमें? गणेश्वर सभ्यता प्राप्त कहाँ हुई है? नीम का थाना में। नीम का थाना नाम की जगह जो है, वहाँ से हमें गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नीम का थाना कहाँ है? नीम का थाना है सीकर जिले में। सीकर जिला है इसका। सीकर जिला कहाँ है? सीकर जिला है राजस्थान में। राजस्थान में सीकर जिला है। उसके नीम का थाना में गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता 2800 साल पहले की सभ्यता मानी जाती है। 2800 बिफोर क्राइस्ट, 2800 BC की, और यह एक ताम्रयुगीन सभ्यता मानी जाती है। ये ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता मानी जाती है। और गणेश्वर सभ्यता के जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं वो कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी जो नीम का थाना या सीकर जिले में प्रवाहित होने वाली नदी है, उसके किनारे प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता की खोज RC अग्रवाल द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1972 में। और गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन का कार्य RC अग्रवाल ने तो इसकी खोज की थी, लेकिन इसके उत्खनन का कार्य किया था विजय कुमार ने। कब किया था? 1977-78 में इसके उत्खनन का कार्य पूर्ण हुआ था। गणेश्वर सभ्यता जो है उसे ताम्रयुगीन जितनी भी सभ्यताएं हैं उनकी जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। और इसके अलावा इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। पुरातत्व जो सभ्यताएं हैं उनका पुष्कर भी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता में हमें ईंटों की जानकारी नहीं मिली है। यहाँ ईंटों की बजाय पत्थरों से मकान बनाए गए हैं। ईंटों की जगह पत्थरों से मकान और बांध बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हमें ईंटों की जानकारी नहीं मिली है। यहाँ की सभ्यता में ईंटों की जगह यहाँ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। गणेश्वर सभ्यता की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे यहाँ पर 99% शुद्ध तांबा प्राप्त हुआ है। मतलब यहाँ पे जो तांबे के औजार वगैरह हमें मिले हैं वो 99% तक शुद्ध हैं। 99% शुद्ध तांबे के अवशेष मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर तांबे के अलावा मतलब जो अवशेष मिले हैं उसमें अन्य अवशेषों में मछली पकड़ने का कांटा अपन हारपून बोल सकते हैं। हारपून एक भाले टाइप का होता है वो, और जो छोटा मछली पकड़ने का कांटा होता है ना, कांटा जिससे मछली पकड़ी जाती है। कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है यहाँ से।
कुल्हाड़ी, इसके अलावा बाण के जो आगे के भाग होते हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये चीज़ें तो हमें यहाँ पे तांबे से बनी हुई प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा भी यहाँ जो मिट्टी के बर्तन हमें प्राप्त हुए हैं, यहाँ से 6 प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। 6 प्रकार के मृद पात्र हमें प्राप्त हुए हैं, अलग अलग 6 प्रकार के। ये ज़्यादातर क्या है कि कृष्णवर्णी टाइप के थे, थोड़ा सा ब्लैक कलर जो होता है उस टाइप के से ये ज़्यादातर मृदबाण यहाँ पे हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एक यहाँ पे सवाल ये भी आता है, आपको मैं बता दूं कि गणेश्वर जो सभ्यता है उसके लिए तांबे की आपूर्ति कहाँ से होती थी। तांबा इतना प्राप्त होता तो तांबे की आपूर्ति कहाँ से होती थी। तो गणेश्वर सभ्यता, ये सवाल भी हो सकता है कई बार आ जाए। गणेश्वर सभ्यता को अतिरिक्त तांबे की आपूर्ति कहाँ से होती थी? कोल्हण से। कोल्हण नामक स्थान है, वहाँ से इसको अतिरिक्त तांबे की आपूर्ति होती थी। तो ये थी अपनी गणेश्वर सभ्यता। सबसे पहला पॉइंट अपना, गणेश्वर सभ्यता कहाँ हमें प्राप्त हुई है? नीम का थाना में। नीम का थाना कहाँ है? सीकर जिले में, राजस्थान के सीकर जिले में नीम का थाना में हमें गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कब की सभ्यता? ये 2800 BC की, और ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता इसे कहा जाता है। और कांतली नदी के किनारे ये हमें प्राप्त हुई है। इसकी खोज किसने की थी? RC अग्रवाल ने। कब की थी? 1972 में। और उत्खनन किसने किया था? विजय कुमार ने। कब? 1977-78 में। अब ताम्रयुगीन जो सभ्यताएं हैं उनकी जननी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और पुरातत्व का पुष्कर ये इसका उपनाम है, जिसके सवाल आ सकते हैं। यहाँ की विशेषता है ईंटों की जगह पत्थरों से मकान और बांध बनाए गए, ईंटों का इस्तेमाल यहाँ नहीं पाया गया है। इसके अलावा 99% शुद्ध तांबे के अवशेष प्राप्त हुए हैं, हारपून प्राप्त हुआ है, कांटा, कुल्हाड़ी, बाण प्राप्त हुए हैं, और 6 प्रकार के मृद बाण हुए हैं। 6 प्रकार के मृद पात्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और इनको अतिरिक्त तांबे की आपूर्ति कहाँ से होती थी? कोल्हण से। अगर आप गणेश्वर सभ्यता से जुड़े हुए ये संग्रह देखना चाहते हैं, ये चीज़ें देखना चाहते हैं, तो आप सीकर जिले में इसका रानी सती माता का एक मंदिर है, उसके पास में सीकर में, सीकर जिला जो शहर जो है उसमें इसका संग्रहालय म्यूजियम बनाया हुआ है, आप वहाँ से ये देख सकते हैं। तो चलिए, गणेश्वर सभ्यता यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अपन चलते हैं अब दूसरी सभ्यता, आहड़ सभ्यता। अगला अपना पॉइंट है दूसरा पॉइंट, आहड़ सभ्यता। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या अपना? आहड़ सभ्यता। अब आहड़ सभ्यता हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? आहड़ सभ्यता हुई है उदयपुर से। और यह कौन सी नदी के किनारे मिली है हमें? आहड़ सभ्यता उदयपुर से प्राप्त हुई है। कौन सी नदी के किनारे आहड़ सभ्यता मिली है हमें? आयड़ नदी, जिसे बेड़च नदी कहते हैं। कौन सी नदी? आयड़ नदी, जिसे अपन इसके आगे लिख लेते हैं आयड़ नदी, जिसे बेड़च नदी कहा जाता है, ठीक है। और ये इसका जो आहड़ सभ्यता का जो समय रहा है वो है 1900 बिफोर क्राइस्ट, 1900 BC से 1200 BC, ये इसका समय रहा है, 1900 BC से 1200 BC। और कहाँ ये कौन सी नदी के किनारे मिली है? आयड़ नदी, जिसे वर्तमान में बेड़च नदी भी कहा जाता है। अब इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी अक्षय कीर्ति ने।
ठीक है। अक्षय कीर्ति व्यास जो थे उन्होंने इसकी खोज की है। कब की थी? 1953 में। अब इसकी खोज तो अक्षय कीर्ति जी ने की है, तो इसका उत्खनन का कार्य किसने किया होगा? इसका उत्खनन का कार्य अपन पहले जो गणेश्वर सभ्यता में हमने पढ़ा है कि वहाँ खोज का कार्य आर सी अग्रवाल ने किया था, तो यहाँ उत्खनन का कार्य किसने किया? आर सी अग्रवाल। ठीक है, आर सी अग्रवाल जी ने कब किया था? 1956 में। लेकिन यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसका पुनः उत्खनन भी हुआ था। पुनः उत्खनन कब किया गया था? 1961 में। किसने किया था? एच डी सांकलिया। एच डी सांकलिया ने 1961 में इसका पुनः उत्खनन किया था। 1961 में पुनः उत्खनन किया था। एच डी सांकलिया कौन थे? एच डी सांकलिया थे पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। ये पूना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हुए हैं। अब आहड़ सभ्यता जो है इसके अलग अलग केंद्र भी थे। आहड़ सभ्यता काफ़ी बड़ी और विस्तृत थी, तो इसके अलग अलग केंद्र थे जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी अपन देखते हैं आहड़ सभ्यता के दूसरे नाम क्या थे। जैसे आहड़ सभ्यता है तो इसको अन्य किस नाम से जाना जाता था? आहड़ सभ्यता को अन्य नाम से जाना जाता महासतियों का टीला। महासत्य यानी महासतियों का टीला। और ताम्रवर्ती नगरी भी इसे कहा जाता था। और क्या कहा जाता था? महासतियों का टीला और ताम्र नगरी भी इसे कहा जाता था। इसके अलावा इसका जो प्राचीन नाम था वो था आघाटपुर या आघाटपुर दुर्ग भी इसे कहते थे। प्राचीन नाम क्या था? आघाटपुर या आघाटपुर दुर्ग, ये इसका प्राचीन नाम था। और इसको स्थानीय किस नाम से जाना जाता है? स्थानीय नाम क्या था इसका? स्थानीय नाम था इसका धुलकोट। मर्तकों का टीला भी इसे वहाँ के लोग स्थानीय नाम में कहते थे, धुलकोट या मर्तकों का टीला। आप इसको दूसरी सभ्यताओं से मत जोड़िए, इसे भी मर्तकों का टीला कहा जाता था। आप अन्य सभ्यताओं में भी बहुत सी जगह अपन ये पढ़ेंगे। और इस सभ्यता को बनास संस्कृति वाली सभ्यता भी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था इस सभ्यता को? बनास संस्कृति की सभ्यता, ये इसका नाम था, बनास संस्कृति की सभ्यता। और आहड़ सभ्यता और इसके केंद्र या तो बनास या बनास की किसी सहायक नदी के किनारे होते थे, इसलिए इसे बनास संस्कृति। आहड़ नदी के जितने भी केंद्र थे ना, अपन अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि आहड़ नदी के ज़्यादातर केंद्र बनास या इसकी सहायक नदियों के किनारे बसे हुए थे। इसी कारण से इसे बनास संस्कृति की सभ्यता कहा जाता है। हाँ, इस सभ्यता की एक विशेषता मैं आपको बता देता हूँ। यह ऐसी सभ्यता थी जो 8 बार उजड़ के और वापस बची थी। ये सभ्यता 8 बार उजड़ना और बसना। कितनी बार? 8 बार। 8 बार उजड़ने व बसने वाली सभ्यता भी कहा जाता है। किसे? कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को। अगली वीडियो में हम देखेंगे आहड़ सभ्यता के मुख्य केंद्र। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।